नमस्कार, वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी ने किया जांच चौकियों का निरीक्षण। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए प्रशासन प्रयासरत। और उत्तर व मध्य अंडमान जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकतंत्र कक्ष का किया उद्घाटन। वीप दर्पण विस्तार से। लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने राज्य पुलिस नोडल अधिकारी मोनिका भारद्वाज के साथ रात 10 बजे से मध्य रात्रि 12:30 बजे तक दक्षिण अंडमान जिले में कुछ चौकियों का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि फ्लाइंग स्क्वाड टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम पुलिस टीमों के साथ चौकियों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। एफएसटी, एसएसटी और पुलिस टीम ने सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के वाहनों की तलाशी और जांच तेज कर दी है, ताकि कोई भी मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी अनुचित तरीके का इस्तेमाल न करे और यह सुनिश्चित किया जा सके कि द्वीप समूह के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने टीमों को वृद्ध व्यक्तियों, बच्चों को ले जा रही महिलाओं और आपातकालीन चिकित्सा मामलों वाले वाहनों की जांच करते समय विशेष सावधानी और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जांच करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि वैध नकदी ले जाने वाले लोगों को भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गर्मी के मौसम में पानी के संकट पर द्वीपवासियों को सामना करना पड़ता है। इस मौसम में पानी की आपूर्ति में कमी के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित होती है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी होती है। ऐसे में द्वीपवासियों को पानी की संकट से राहत देते हुए मुख्य सचिव केशव चंद्र ने कहा कि इस दिशा में प्रशासन द्वारा नए बांध बनाए गए हैं, जिससे काफी हद तक द्वीप समूह में पानी की दिक्कतें कम हो जाएंगी। तो जैसा आपने पिछली बार देखा था कि पिछली बार पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो इस साल हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि धीरे धीरे पानी की समस्या को एकदम ही खत्म कर देंगे। ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है पानी के लिए वर्षा पे निर्भर करता है कि जितनी बारिश होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वर्षा के पानी को स्टोर करने का प्रबंध नहीं है, सिर्फ एक धनिकरी डैम है। तो हम लोगों ने सोचा कि डिसेंट्रलाइज वे में किस तरह हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं और छोटे छोटे और कितने डैम बना सकते हैं जिसमें वर्षा के पानी को हम लोग इकट्ठा कर सकें। और इसी के तहत इस साल पूरे साल भर बहुत ही काम हुआ है। आपने देखा होगा कि 35 से ज़्यादा पॉन्ड्स, बड़े बड़े पॉन्ड्स खोदे गए हैं और 4 बड़े चेक डैम्स जो कि धनिकरी जैसे ही है उनको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें शायद 1 साल और लगेगा, लेकिन इस साल ही आप अभी तक ये महसूस कर रहे होंगे कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो वाटर का सप्लाई है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे साल बहुत प्रयास किया था। लेकिन ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये 3-4 जो डैम्स एक बार जब बन जाते हैं उसके बाद पोर्ट ब्लेयर में अगले 20-25 साल तक पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। तो इस साल तक हम लोग को हो सकता है यदि बारिश जल्दी आ जाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी, और अगले साल से उसके बाद फिर हम यहाँ पे पानी के लिए पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त चुनाव के संचालन के लिए भारत के चुनाव आयोग ने मतदान दिवस पर वाहनों की आवाजाही पर तथा मतदान केंद्रों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव बूथ के पास प्रचार पर प्रतिबंध के सख्त निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए निर्देश के मुताबिक प्रत्येक चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार मतदान दिवस पर पूरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अपने उपयोग के लिए एक वाहन का हकदार होगा। इसके अलावा उनके चुनाव एजेंट के उपयोग के लिए एक वाहन की अनुमति है। एक वाहन में ड्राइवर सहित 5 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं है। वोट डालने के लिए उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे तक जाने की अनुमति है। मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए अपने एजेंटों और कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए उम्मीदवार चुनाव बूथ को मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी से परे एक मेज और 2 कुर्सियों के साथ स्थापित कर सकते हैं।
सीआईडी के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सीआईडी राजीव रंजन ने मीडिया कर्मियों को बताया कि केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा गांजे की बरामदगी और अवैध शराब के मामलों में लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले तो ये है कि पीएससीसीएस ने अभी 2 दिन पहले एक रेड की जिसमें 405 ग्राम गांजा के साथ विशाल सिंह को पकड़ा गया टुसनाबाद से। तो इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इस पे ऑलरेडी 5 मुकदमे पहले दर्ज हैं और ये सारे एक्साइज रेगुलेशन में मुकदमे दर्ज हैं और ये इसका पहला केस है जिसमें इसके कब्जे से गांजा मिला है। इसके साथ ही 2 दिन में इस बीच इन्वेस्टिगेशन चलती रही और कल रात आर मुरुगन जो कि इसका ब्रदर इन लॉ है, कालीकट एरिया में रहता है, उससे भी 105 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। तो इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की जो कार्रवाई है अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन और जो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तो हुआ पहला पीएससीसीएस का। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों में पीएससीसीएस ने 2 तारीख से इस तरह के अपराधों के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपना रखा है और जितने भी इनपुट्स मिल रहे हैं उस पर हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। पिछले 2 तारीख से 9 एक्साइज के केसेज यहाँ पे सीसीएस में रजिस्टर किए गए हैं पीएससीसीएस में, जिसमें टोटल 47.7 लीटर बॉटल्स 204 बॉटल इलिसिट तरीके से बेचा जा रहा आईएमएफएल पकड़ा गया है। इसके अलावा कैटलगंज के जंगलों में 195 लीटर देसी शराब लेहन जिसको बोलते हैं वो इन्होंने बरामद किया और डिस्ट्रॉय किया है। पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि साइबर अपराध में सीआईडी की नई पहल चैट बोट के आइलैंड साइबर सारथी शुरू की है। उन्होंने इस चैट बोट सुविधा के बारे में जानकारी दी। एक साइबर चैट बोट जो आम पब्लिक के लिए ओपन है अब वो हमने शुरू किया है और इसका नाम है आइलैंड साइबर सारथी। तो इसका कल डीजीपी साहब ने पुलिस हेडक्वार्टर में लॉन्च किया और अंडमान निकोबार पहला यूनियन टेरिटरी है जहां इस तरह की पहल की गई है और पूरे कंट्री में सूरत पुलिस के बाद हम दूसरी पुलिस हैं जिसने इस तरह की ये सुविधा आम जनता को दी है। ये सिंपल चैटबॉट ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इसमें जाकर फिनेंशियल फ्रॉड, सोशल मीडिया से रिलेटेड फ्रॉड, रैंसमवेयर अटैक, स्पैम कॉल्स, एसएमएस जो अनसॉलिसिटेड एसएमएस आते हैं, इसके अलावा रिपोर्टिंग ऑफ लॉस्ट मोबाइल फोन्स एंड ब्लॉकिंग ऑफ दोज मोबाइल फोन्स, इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाते हैं या मिसिंग हैं उनको ब्लॉक करने की जो कार्रवाई है, या फिर आपके घर में ही या कहीं और आपको वापस मिल गया तो फिर उनको अनब्लॉक करना, या कहीं फ़ोन गिर गया था, मिस हो गया था और फिर मिल गया तो अनब्लॉक करना, ये सारी सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा कोई भी आम नागरिक इस पे जाके इस चैटबॉट के माध्यम से साइबर क्राइम से रिलेटेड या ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी टिप्स हैं उसके बारे में जानकारी ले सकता है। तो मैं आप सबके माध्यम से तमाम द्वीपवासियों से यही अनुरोध करूंगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली मीडियम है और इसके द्वारा आपको सीधे ही जो सलाह है बिल्कुल सामने मिल जाती है। तो आप इसका जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा प्रयोग में लाएंगे, अवेयरनेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा और इस तरह से साइबर क्राइम पे रोक लग सकेगी। कई माध्यम से अभी आपके प्रेस रिलीज के माध्यम से भी हम इसको स्कैन करने के लिए देंगे, जिससे पब्लिक स्कैन करके इसको इस चैटबॉट से अपना चैट कर सकती है।
उत्तर व मध्य अंडमान जिले के करमटांग 10 के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लोकतंत्र कक्ष का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला निर्वाचन अधिकारी सह उत्तर व मध्य अंडमान जिले के उपायुक्त दिलखुश मीणा द्वारा किया गया। इस अवसर पर मायाबंदर के सहायक आयुक्त मुख्यालय सह सहायक रिटर्निंग अधिकारी आशीष जून, महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बी प्रभुराम, छात्र, कर्मचारी, चुनाव अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। स्वीप के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें संस्थान के छात्रों ने लोकसभा आम चुनाव से संबंधित विषयों पर उत्साहपूर्वक गीत, नृत्य और लघु नाटिका प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि ने शैक्षणिक सत्र के दौरान अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ स्वीप गतिविधियों के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया। इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों, ग्रामीणों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के मास्टर ट्रेनर MC प्रसन्ना द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का लाइव प्रदर्शन भी किया गया। दूरदर्शन केंद्र पोलबेयर द्वारा कल शाम 5 बजे से शाम 5:30 बजे तक स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन ऑटिज्म विषय पर लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। BHMS MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट FPCP चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी डॉक्टर सुप्रिया आरंगी स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहेंगी और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगी। दर्शक फोन नंबर 244745 या 217213 पर डायल कर इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज गैराचरमा के राधाकृष्णन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में चुनावी प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र पोर्टब्लेयर से कल शाम 6 बजे बस 1 मिनट प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। जब EVM मशीन से वोटिंग होती है तो वीवीपैट एक यूनिट होता है उसका, ये आपने सुना होगा। वीवीपैट का इस्तेमाल क्यों होता है, उसमें जो पर्ची आती है उसका साइज़ क्या होता है, मतलब वीवीपैट के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है वो यूनिट। यात्रियों और आम जनता को सूचित किया गया है कि प्रशासनिक कारणों से पोर्टब्लेयर से रंगत तक स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड और इसके विपरीत की मौजूदा दैनिक सेवा को संशोधित किया गया है। अब यह सेवाएं 10 अप्रैल से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध होगी। डेयरी फार्म के सीताराम मंदिर में आयोजित होने वाले रामनवमी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा मंत्रोच्चारण भी किया गया। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने रामनवमी के दौरान आयोजित होने वाले पूजा कार्यक्रमों पर जानकारी दी। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी त्रिवर्णनि नित्यं पद्मालयां देवी सा मां पातु सरस्वती। भगवती भारती निःशेषजाड्यापहा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थानो भूतानिधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभो शम्भुरादित्यो पुष्कराक्षो महामनः अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मलप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा सविष्टः सविरो ध्रुवः आग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभो तत्त्रिगरुद्धामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः प्रजापतिः। जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म के आने वाले 16, 17, 18 को जो है हमारे रामनवमी के पर्व मनाया जाएगा। जैसे आप सभी जानते हैं 16, 17, 18 को जो है हमारे डेयरी फार्म सीताराम टेम्पल जो है हर साल की तरह
इस साल भी जो है ये 3 डेज जो है हमारा श्री राम नवमी जो कि ब्रह्मोत्सव होने जाएगा। जैसे इसमें इस मंदिर जो है सीताराम टेम्पल जो लास्ट 60 ईयर्स मतलब बहुत पुराने अंडमान निकोबार में बहुत पुराना मंदिर है सीताराम टेम्पल। तो इस मंदिर में जैसे हर साल जैसे मनाया जाता है, इस साल भी जो है 16, 17, 18 को जो श्री राम नवमी का ब्रह्मोत्सव, उसी दिन जो है 16 तारीख जो विश्वक्षेना पूजा सुदर्शन होम सारा होया जाएगा। और उसी दिन शाम को जो है महान्यास पूर्वक रुद्राभिषेकम जो बोला जाए तो रुद्राभिषेकम होगा। उसी तरह 17 तारीख को जो है श्री सीताराम तिरु कल्याणम होना जाएगा। उसी के साथ आफ्टरनून 12, 12:30 बजे जो है अन्न प्रसाद अन्नदानम जैसे बोले जाते हैं अन्न प्रसाद होगा। उसी तरह शाम को जो है श्री पादुका पूजा उस दिन जो है पादुकार्चना जो है। और 18 तारीख को जो है शोभा यात्रा, ये सीताराम तिरु कल्याण जो भगवान जो उत्सव मूर्ति है उसको यहाँ से ये नीचे डेयरी फार्म जंक्शन तक जो है शोभा यात्रा लिया जाएगा। आज से हिंदू नववर्ष तथा चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। मंदिरों और घरों पर मां दुर्गा के स्वागत में पूजा पाठ और मंत्रोच्चार जारी है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा होती है। पोर्ट ब्लेयर में नवरात्र के अवसर पर सभी मंदिरों को सजाया गया है। आरजीटी रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी कलश स्थापित कर मां की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर के पुजारी ने चैत्र नवरात्र के महत्व के बारे में जानकारी दी। साल में हमारे 2 नवरात्रे होते हैं। एक शरद नवरात्रा जो होता है वो दुर्गा माँ के नाम से मनाया जाता है, और ये जो चैत्र का नवरात्रा होता है ये भी दुर्गा माँ के नाम से मनाया जाता है। ऐसे नवरात्रे हमारे साल में 4 बार होते हैं, लेकिन मान्य जो है 2 ही का होता है। और चैत्र नवरात्रा में राम नवमी का, भगवान राम का भी जन्म नवमी के दिन 12 बजे दिन में हुआ था। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था 12 बजे रात्रि को, उसी तरीके चैत्र महीना में चैत्रपद नवमी को भगवान राम का जन्म 12 बजे दिन में होता है। इसलिए राम नवमी का भी 9 दिन रामायण का पाठ किया जाता है। और ये जो चैत्र नवरात्रा जो मनाया जाता है, आज के दिन ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए थे, इसलिए नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। हमारा नया साल जो है आज से ही स्टार्ट हुआ है, चैत्र प्रतिपदा एकम के दिन, और आज के दिन ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए थे, इसलिए 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और ये भगवान राम का जन्म जो है नवमी में हुआ, इसलिए माँ का भी पूजन, राम का भी पूजन, हनुमान जी का भी पूजन, ये आप बड़े हर्ष के साथ उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये रामनवमी का जो पर्व है यही चैत्र नवरात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बसंत का नवरात्रा है, बसंत उत्सव। और राम भगवान के बारे में भी जितनी भी चीज़ें हैं, राम कथा, रामायण का पाठ, और नवमी में रामायण का जन्म, राम का जन्म, ये अभी संवत 2021 था, अभी संवत 2080 था, और आपका नल नाम संवत था, लेकिन अभी पिंगल नाम संवत 2081 हो गया। तो जब होली जलती है तो संवत बदल जाता है, जैसे सन जनवरी में बदलता है, उसी तरीके हमारा 9 वर्ष से संवत जो है 2081 हो गया। और पिंगल नाम संवत से आपका जितने भी संकल्प हैं, जितने भी पूजा पाठ होते हैं, सब पिंगल नाम संवत 2081 सन 2080 सन 2024 ये आपका जो है सन बदला, और संवत 2081 बदली। तो राम भगवान का जन्म और दुर्गा माँ का भी पूजा इस नवरात्रि में किया जाता है, इसीलिए इसका पर्व मनाया जाता है।
प्रातरापुर के शिवलोक सिद्धा न्याय पेट्टम त्रिमठ में विद्यार्थियों के लिए पूजा अर्चना कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पूजा कार्यक्रम मंदिर में पिछले 6 सालों से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य भूमि से आए मंदिर के पुजारी ने उपस्थित लोगों को प्रवचन दी। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने इस पूजा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। யாரெல்லாம் இருப்பாங்களோ அவ்வளவு பேரும் தென்னாடுடைய சிவபெருமானை சுத்தி இருக்க போறாங்க. அந்த அருள் வெள்ளத்திற்கு நடுவிலே நாமும் அருள் தீக்கையை பெறப்போகிறோம் என்கின்ற அந்த உணர்வு நமக்குள் வந்தால்தான் தீக்கையினுடைய முழுமையான பலனை பெற முடியும். அதை மனதிலே நிறுத்திக் கொண்டு இன்றைய நாள் மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு நாள் என்று அறிய கருதுகிறேன். எத்தனையோ நாள் சிந்திச்சோம் வர்றதுக்கு, ஐயாவோட கலந்து பேசினோம். ஆனா இந்த நாள் தான் இதற்குரிய நாள் என்று இறைவன் தீர்ப்பு எழுதி வைத்திருக்கிறார். அதனால இந்த நாள் அமைந்திருக்கிறது. तिरुचित्रंबलम। यहाँ आप देख रहे हैं हमारा शिवलोक सिद्धर ज्ञान पीठम, ये नाम का हमारा एक त्रिमठ नया नहीं है, ये 7 साल से चला आ रहा है। यहाँ में हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारा तमिल ऑरिजिन्स जो भी है, यहाँ में इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहे बच्चे, उन लोगों तक हमारा पन्नीर तिरुमुरे जैसे कि देवारम तिरुवासकम वो सब एक एक हर एक घर में लेके जाना हमारा एम है। आज ये फंक्शन यहाँ में हो रहा है कि पिछला 7 साल से ये चला रहा है। हम तिरुवासकम पढ़ रहे हैं और हर एक नागरिक तक ये पहुंचा रहे हैं। आज हमारा ये दीक्षा देने के लिए हमारा गुरुजी अथवा तिरुवादव रेडिकल चेन्नई से यहाँ पधारे हैं और एक बुक रिलीज भी करेंगे। हमारा शिवलोक सिद्धर अय्या ने जो लिखा है उनका एक बुक रिलीज भी आज करने वाले, उनका एक फंक्शन हो रहा है। 358 यात्रियों, 17 कंटेनरों और 226 मैट्रिक टन माल लेकर चेन्नई से आ रहे जहाज MV स्वराज द्वीप के कल सुबह 6 बजे पोर्ट ब्लेयर पहुंचने की संभावना है। जहाज हाइड्रोजेट्टी पर लगेगा। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल दोपहर 2:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी ने किया जांच चौकियों का निरीक्षण। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए प्रशासन प्रयासरत। और उत्तर व मध्य अंडमान जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकतंत्र कक्ष का किया उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।